हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 6वीं रिपोर्ट आई है 2023-24 की। तो ये हमारे जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए बहुत काम की है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में तो सीधा क्वेश्चन बन ही सकता है, लेकिन मेंस के लिए ये काफ़ी काम की है। देखिए, मेंस में क्या होता है, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स को किसी डेटा या एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना होता है। तो इस एनएफएचएस 6 से आपको मिलेगा बहुत सारा डेटा, ठीक है। और ये एक क्रेडिबल सोर्स है ना, गवर्नमेंट का सोर्स है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की सर्वे रिपोर्ट है। तो ऐसे केस में जब आप एक क्रेडिबल डेटा यूज करते हैं अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो आपके आंसर का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक। और आप उन बच्चों से ज्यादा स्कोर करते हैं जो इस तरह का जो अपना सब्सटेंशिएट है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम इस पूरे सर्वे में देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हमारे काम के हैं। पूरा सर्वे काम का नहीं होता, हार्डली 20-30 पॉइंट होंगे जो हमारे काम के हैं, जो डेटा फैक्ट हमें याद करने हैं, बहुत सारी जगह पर यूज हो जाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ जगह पर कि आप किस तरह से इस डेटा को यूज कर सकते हैं ना, लेकिन ओवरऑल वहां से आप सीख भी जाएंगे कि आपको इसे आंसर्स में किस तरह यूज करना है। इसकी जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, वो सेम पीडीएफ जिससे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमारे काम की हैं इस पूरी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 6वीं रिपोर्ट में। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये 6 नंबर की जो रिपोर्ट है ये 2023-24 के डेटा पे आधारित है, ठीक है। और इसमें भारत और भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज का डेटा है। कौन कौन सा डेटा? पॉपुलेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन का डेटा है। लेकिन एक स्टेट का डेटा नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है, वो स्टेट है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स और यूटीज का डेटा इसमें है, ठीक। इसका जो कंटेंट है वो लगभग एनएफएचएस 5 के सिमिलर सा ही है, लेकिन इसमें 6 नए टॉपिक भी इंक्लूड किए गए हैं। कौन कौन से नए टॉपिक हैं? जैसे डीबीटी, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कवरेज है, डिजिटल लिटरेसी है ना, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन कुछ चीजों को इसमें नया ऐड किया गया है जो एनएफएचएस 5 में नहीं था, ठीक है। कौन कराता है इसे? तो देखिए, जो हमारी भारत सरकार का एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके अधीन एक संस्था आती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस मुंबई, ठीक है। तो ये संस्था इसको ऑर्गेनाइज कराती है, इस सर्वे को। और देखिए, अभी तक क्या होता था कि ये जो संस्था है आईआईपीएस मुंबई, ये अन्य बाहरी संस्थाओं से टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प लेती थी, ठीक है। लेकिन ये ऐसा पहला सर्वे है एनएफएचएस सीरीज का, पिछले 6 सर्वे में पहला सर्वे है कि जब इसने कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया है और पूरा सर्वे अपने आप ही कराया है, ठीक। तो इसमें फील्ड वर्क जो था 2 फेजेस में हुआ था, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और तकरीबन 6 लाख परिवारों को, ठीक है, 6,79,238 परिवारों का इसमें वहां से डेटा कलेक्ट किया गया, इंफॉर्मेशन गैदर की गई। एंड लगभग उसमें 7 लाख महिलाएं और 1 लाख पुरुष थे। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या डेटा आपके काम का है। तो देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं और इस साइड में एनएफएचएस 6 का डेटा है। और जो दूसरी साइड कंपेयर की गई है इसे एनएफएचएस 5 से, 5 का डेटा था 2019 से 21 के बीच का डेटा, ठीक है। और एनएफएचएस 6 का जो ईयर है वो आपको ध्यान रखना है, रेंज क्या है, 2023 से 24। तो ये थोड़ा सा याद रखेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डेटा काम का है वो मैंने ग्रीन या रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक। जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है इसका मतलब उन चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है, और जो रेड कलर से हाईलाइटेड है मतलब वो चिंता के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीजें दिख जाएंगी, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको पॉपुलेशन याद रखनी है कि कितने परिवारों के पास इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया गया उसमें 98.3 परिवारों के पास इस समय इलेक्ट्रिसिटी है, और ये पिछले डेटा में 96 था। तो मतलब 96 से 98 हो गया, तो अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे जब भी आपको अपने आंसर में ऐसा कुछ दिखाना होगा कि लोगों का जो जीवन स्तर है, जो लिविंग कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, तो आप इस डेटा को लगा सकते हो, ठीक। कि इलेक्ट्रिसिटी जितने लोगों के पास थी वो पहले 96% थे, अब 98% हो गए हैं, ठीक है। इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं, आपको एग्जाम में लिखने के लिए ना एग्जैक्ट नहीं याद रखना कि 96.8 या 98.3,
आपको बस मोटा-माटी पता होना चाहिए कि हाँ लगभग 96% था और अब लगभग 98% हो गया है ना? तो आप इस साइन को बनाकर, ये लगभग का साइन है, इसको अप्रॉक्सिमेटली इसको बनाकर आप डेटा को मोटा-मोटी लिख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ऐसे कितने परिवार हैं जिनका कोई यूजुअल जो मेंबर है वो किसी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है या कोई फाइनेंशियल स्कीम है उसमें कवर्ड है। तो पहले पिछले जो एनएफएचएस 5 था उस डेटा में ये संख्या मात्र 41% थी, ठीक है? अब इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया, लगभग 20% की वृद्धि हुई है और ये 60% हो गया है ना? क्योंकि देखिए आयुष्मान भारत भी एक हेल्थ इंश्योरेंस है ना, उसमें भी कवर हुए हैं लोग। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको दिखाना होगा ना हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा है पहले से, या लोगों का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बड़ा है, वित्तीय समावेशन बड़ा है, तो आप इस डेटा को दिखा के आइएगा, ठीक है? सेम ऐसे ही यहाँ पे बैंक अकाउंट वाला डेटा देखिए 8 नंबर का, ठीक? कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनका जो यूजुअल मेंबर है उसके पास खाता है, बैंक में खाता है या पोस्ट ऑफिस में खाता है। तो पहले ये 95% था, अब बढ़ के 98.2% हो गया, ठीक है? तो मतलब ये दोनों पॉइंट जो हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को दिखा रहे हैं। आपको जहां भी वित्तीय समावेशन का डेटा लेना हो वहां पे आप इन दोनों में से कोई चीज को कोट कर सकते हो, ठीक? इसके बाद आता है कि देखिए ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें फीमेल मेंबर जो परिवार की महिला है उसके नाम पर घर है या भूमि है, ठीक है? तो यहाँ पर 14 से बढ़ के ऐसा 18% हो गया, और बल्कि 18.8 है तो आप राउंड ऑफ में 19 ही लिख सकते हैं, ठीक? तो 14 से बढ़कर 19% लगभग हो गया है। तो यहाँ पर जहां भी आपको दिखाना होगा ना कि महिलाओं की स्थिति बेहतर हो रही है, ठीक, तो वहां पे आप इस डेटा को कंपेयर करके दिखा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आप इसी डेटा को दूसरी तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक? आपको महिलाओं की अच्छी स्थिति दिखानी है तो आप कंपेयर कर दो कि 14 था अब बढ़ के 18% हो गया, 19% हो गया, है ना? अगर आपको महिलाओं की खराब स्थिति दिखानी है तो भी आप यही सेम डेटा कोट कर सकते हो। आप कहोगे कि केवल 18% महिलाओं के नाम पर ही कोई भूमि या उनका घर है, तो यहाँ पे आपका ये डेटा काम आ सकता है, ठीक है? तो इसके अलावा यहाँ देखिए और क्या डेटा यूज हो सकता है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी ना कभी इंटरनेट यूज किया है, तो इनकी संख्या पहले केवल 33% हुआ करती थी, अब बढ़ के 64% हो गई है, तो एक अच्छा संकेत है ना? ऐसे ही जो मेन हैं, जो पुरुष हैं, उनकी संख्या हम देखें तो 51% से बढ़ के 80% हो गई है, ठीक है? तो 50 से 80% बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है पिछले 4-5 सालों में, ठीक है? कि जो लोग इंटरनेट यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर हम रूरल अर्बन डिवाइड देखें, ठीक है, तो महिलाएं देखें अर्बन एरिया में तो 77 महिलाओं ने कभी ना कभी इंटरनेट यूज किया है, वहीं अगर हम रूरल एरिया में देखें तो ये संख्या केवल 58% है, ठीक? और ऐसे ही हम मैन का भी कंपेयर कर सकते हैं, तो जहां आपको रूरल अर्बन डिवाइड दिखाना हो तो वहां पे भी आप इस डेटा को यूज कर सकते हो, और एक जगह और यूज कर सकते हो जहां पे आपको महिला पुरुष में अंतर दिखाना हो। देखिए यहाँ पे जो विमेन है उनकी संख्या है 64.3% और जो पुरुष हैं उनकी संख्या है 80.5%। तो यहाँ पे आप महिला पुरुष के बीच में डिजिटल डिवाइड देख रहे हैं, है ना? तो आपको कहीं भी दिखाना हो कि महिला और पुरुष में डिजिटल डिवाइड है तो आप इस डेटा को कोट करके आइए, एनएफएचएस 6 के डेटा को, ठीक? तो इस तरह से आप स्मार्टली इस डेटा को यूज कर सकते हैं। फिर आता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ये आपके काफी काम का है। यहाँ पे ये पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, है ना, कि जहाँ पे आपको टीएफआर लिख के आना होगा। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि जो विमेन है उसने अपने जो प्रजनन काल होता है उसका, उसमें कितने बच्चों को जन्म दिया है, ठीक? तो वो पहले 2% था और अभी भी 2% है, तो स्टेगनेंट बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है, ठीक? यहाँ पे देखिए तो अर्बन एरियाज में कम है, रूरल एरियाज में ज्यादा है, 2.1 है, ठीक है? इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, है ना, जो परिवार फैमिली प्लानिंग मेथड्स को यूज कर रहे हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 66% से 69%, ठीक? तो जो मैरिड वेमेन हैं उन्होंने इस तरह के जो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स होते हैं उनको यूज किया है, उनकी संख्या बढ़ी है। तो ये दिखाता है कि महिलाएं अब किस तरह से जागरूक हो रही हैं, है ना? तो वहां पे आप इसे कोट कर सकते हैं। फिर आता है अगर हमें दिखाना है कि जो बच्चों के जन्म के समय महिलाओं की स्थिति किस तरह की है ना, वो हॉस्पिटल जा रही हैं नहीं जा रही हैं, इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है? इस तरह आपको न्यूट्रिशन, पोषण या उनके हेल्थ पे कुछ डेटा देना हो
तो यहाँ देखिए एक तो डेटा काम के हैं कि जो ऐसी माताएं हैं जिन्होंने कभी ना कभी जो बच्चे का जन्म हुआ है उससे पहले केयर सेंटर में विजिट किया है, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में विजिट किया है, तो ऐसी महिलाओं की संख्या पहले 92% थी, अब वो बढ़ के 95.9% हो गई है, ठीक। तो करीब करीब 96% ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चे के जन्म के समय किसी क्लिनिक या किसी हॉस्पिटल में जाती हैं, ठीक है। फिर है इंस्टीट्यूशनल बर्थ, है ना, कि कितने बच्चों का जो जन्म है वो घर पे नहीं हुआ, किसी दाई या जो इस तरह घर की महिलाएं ही जन्म दिलवाती हैं बच्चों को, उनकी देखरेख में नहीं हुआ, बल्कि किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में हुआ है, तो उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ। तो पहले ये 88% था, अब ये बढ़ के 90.6% हो गया है, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है, अच्छी बात है। कहीं आपको इसे नेगेटिव में यूज करना हो कहीं पे, तो आप इसे ऐसे दिखाइए कि रूरल एरियाज में ये अभी भी 89 बना हुआ है, लेकिन अर्बन एरियाज में 95 है, तो अर्बन रूरल डिवाइड है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें, अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज में देखें, मतलब सरकारी अस्पतालों में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 61.9% से घटा है ये नंबर 58.6%। तो आपको कभी भी ऐसा दिखाना हो कि सरकारी अस्पतालों में जो सेवाएं हैं वो अच्छे से नहीं दी जा रही हैं, तो वहां पर आप इस डेटा को कोट कीजिए, या सरकारी अस्पतालों पर जो जनता है उसका विश्वास कम हो रहा है, तो वहां पे बताइए कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है वो पहले 61.9% होते थे सरकारी अस्पतालों में, लेकिन अब 58% हो रहे हैं, तो घटा है नंबर, इसका मतलब लोगों का भरोसा कम हुआ है, ठीक। और देखते हैं वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, तो देखिए 12 से 23 माह के ऐसे बच्चे जो फुली वैक्सीनेटेड हुए हैं, ठीक है, पूरी तरह से उन्हें वैक्सीन लगी हैं, तो पहले ये 76% हुआ करते थे, अब 82.6% हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे भी हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन आपको कहीं पे ऐसा दिखाना हो कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो रही हैं, ठीक, तो आप बताओगे कि बच्चों के वैक्सीनेशन का नंबर बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 12 से 23 माह के ऐसे बच्चे जिन्हें कोई भी वैक्सीन लगी अपने इस समय तक, तो उनकी संख्या 96.4 से 96.4, मतलब स्टेगनेंट से ही बनी हुई है, ठीक। यहाँ पे एक डेटा प्रीलिम्स के लिए काम का हो सकता है आपके, जो रोटा वायरस की वैक्सीन है ना, उसकी 3 डोज रिसीव करने वाले बच्चों की संख्या 36% हुआ करती थी 5 साल पहले, है ना, 4-5 साल पहले, अब वो बढ़ के 85% हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत लार्ज नंबर, मतलब बहुत ज्यादा चेंज आया है ना। तो जब भी ऐसा कुछ होगा ना कि ज्यादा चेंज है, बहुत अनयूजुअल सा चेंज है ना, तो वहां पे क्वेश्चन बनने के चांस है। प्रीलिम्स के लिए ये डेटा आपका थोड़ा सा कम का हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा रोटा वायरस वैक्सीन, ठीक। इसके बाद है देखिए ये वाला डेटा हम समझेंगे, और हम समझेंगे कि कैसे हम इस डेटा को अपने फेवर और अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे है कि 12 से 23 माह के बच्चे जिन्होंने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में, मतलब सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन कराया, तो वहां पे इनकी संख्या बढ़ी है, पहले 94 थी, अब 95% हो गई। तो यहाँ देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये दिखाना है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं पहले से, तो आप ये वाला डेटा लगा के आइए कि पहले वैक्सीनेशन 94 होता था, अब 95% हो गया, बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आपको दिखाना है कि सरकारी अस्पतालों में सेवाएं कम हो रही हैं, है ना, उनकी जो गुणवत्ता है कम हो रही है, तो वहां पे आप दिखाओ कि जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ है वो पहले ज्यादा होते थे, अब कम हो रहे हैं, है ना। तो आप इसी फाइल में से डेटा को 2 अलग अलग अपोजिट चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो इवन, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पर डिसीजेस का डेटा सीधे सीधे नहीं पूछेगा और ना ही हम कहीं यूज कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा जो आपको काम का लगे, ठीक है। तो फीडिंग प्रैक्टिस में देखिए जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होता है, मतलब कि 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाना है, तो ऐसी संख्या पहले 63.7% हुआ करती थी, अब वो 55.8% हुई है, मतलब इसमें कमी आ रही है। अगर आपको ऐसा दिखाना हो कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी जागरूकता में कमी आ रही है ना, तो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 3 डेटा हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके बहुत जगह पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। जैसे ऐसे बच्चे 5 साल के जो स्टंटेड हैं, स्टंटेड कौन से बच्चे होते हैं कि एज तो है लेकिन उस हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रही, छोटे रह रहे हैं, ठीक है। तो उनकी संख्या पहले 35% हुआ करती थी, अब 29%, मतलब कम हुई है ना। ये क्या है, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन का एक जो एग्जाम्पल है वो है, ठीक। तो हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन कम हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो ये डेटा आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा 5 साल के बच्चे जो वेस्टेड हैं, वेस्टेड मतलब उनकी हाइट तो ज्यादा है लेकिन वेट उतना नहीं है, ठीक।
तो उनकी संख्या में भी हल्की सी कमी आई है, 19.3 से 19% हो गया है। तो ये भी एक अच्छा डेटा है। ठीक, अंडर वेट बच्चे क्या होते हैं, एज तो है लेकिन उसके अकॉर्डिंग वेट नहीं है, तो ऐसे बच्चों की संख्या में भी कमी आ रही है 32% से 31.8%। तो जहां भी आपको दिखाना हो कि भारत जो है न्यूट्रिशन में अच्छा कर रहा है ना, तो आप ऐसे दिखाओगे कि जो हमारे स्टंटेड बच्चे हैं वो 35% से 29% पे आ गए हैं। अब आपको अगर ऐसा दिखाना हो कि भारत अच्छा नहीं कर रहा है ना, भारत में बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन है, तो आप फिर उसी डेटा को ऐसे यूज करोगे कि भारत में 31% बच्चे अंडर वेट है ना, 31%, तो वो भी एक बड़ा नंबर है, तो आप इस तरह से उसे दिखा दीजिए। ठीक, फिर आता है यहाँ पर देखिए महिला पुरुष में जो ओबीस है, मोटापा है, ओवरवेटनेस है, तो उसके बारे उसका डेटा भी है। ठीक है, तो जो महिलाएं ओवरवेट हैं पहले 24% हुआ करती थी, अब 30%। यहाँ पे आप दिखा सकते हो लाइफ स्टाइल से जोड़ के कि जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, लोगों में मोटापा बढ़ रहा है ना, और मोटापा बढ़ रहा है तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो बढ़ रही हैं। तो वहां कहीं आपको दिखाना हो तो ये आप दिखाओ, ये कोट करो कि पहले मोटापा 24% था, अब 30% हो गया महिलाओं में। पुरुषों की बात करें तो 22% से 27% हो गया है। यहाँ पे एक और बात भी गौर करने की है, महिलाओं में मोटापा ज्यादा है, पुरुषों में कम है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा को यूज कर सकते हैं। अगेन आपको ऐसे जो एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, ब्लड शुगर टाइप, उसके बारे में और कुछ लेना हो तो फिर से ब्लड शुगर का डेटा है कि किन लोगों की जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, या वो अपनी कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं, तो वो 13% से बढ़ के 17% हो गया, 17.8% इवन। ठीक, तो ये जो डेटा है ये भी बहुत काम का है, आपको कहीं भी एनसीडीज दिखाने हो तो वहां पे आप इस डेटा को कोट कर सकते हो। पुरुषों की बात करें तो ये 15% से बढ़ के 20% तक। अगेन पुरुषों में शुगर लेवल ज्यादा है महिलाओं की तुलना में। ठीक है, मोटापा महिलाओं में ज्यादा है, शुगर पुरुषों की ज्यादा बढ़ी हुई है। ठीक, हाइपरटेंशन देखिए मेंटल हेल्थ पे क्वेश्चन आता है ना, कि देखिए हेल्थ तो एक टॉपिक है ना, तो मेंटल हेल्थ पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांसेस है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लड प्रेशर वाला डेटा लेना है। ठीक, कि पहले 21% था, ठीक है, और अब ये घट के 19% हो गया है ऐसे लोगों की संख्या जिनका जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा बढ़ा हुआ था। ठीक, तो अगर आपको दिखाना है कहीं पे कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ठीक, तो आप दिखाओगे कि 21 से घट के 19 हो गया है। अगर आपको दिखाना है कि मेंटल हेल्थ खराब है ना, तो आप सेम यही डेटा ऐसे यूज करोगे कि NFHS 6 के अनुसार 19% लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है ना, तो इस तरह से आपने इस डेटा को यूज कर लेना है। ठीक है, और देखिए अगर हम पुरुषों की बात करें तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में तो हमने देख ही लिया था, पुरुषों की बात करें तो 24% से घट के 22% हो गया है। ठीक है, इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट के लिए डेटा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे चाइल्ड न्यूट्रिशन का डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ऐसे विमेन एम्पावरमेंट आपको लिखना ही है, जगह जगह विमेन एम्पावरमेंट है ना। सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में सोसाइटी में, सेकंड में सोशल जस्टिस में, थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स में आप लिख सकते हैं, फोर्थ पेपर में एथिक्स में कोई केस स्टडी आपको मिल सकती है, एसए में मिल सकता है ना, तो ये डेटा काफी काम का है। तो यहाँ पे ऐसी विमेन जो लास्ट 15-12 महीनों में उन्होंने कोई काम किया है ना, जिसके लिए उन्हें भुगतान हुआ है कैश में, तो 25% से बढ़ के 30.8% हो गया ये नंबर। ठीक है, तो आपको जहां भी दिखाना हो कि वर्किंग वुमेन की संख्या बढ़ रही है तो आप इस डेटा को कोट कीजिए। ऐसी महिलाएं जिनका बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है अपना खुद का, तो वो 78% से बढ़ के 89% हो गया है। ठीक है, ऐसी महिलाएं जिनके पास अपना फोन है 53% से ले बढ़ के 63% हो गया है। ठीक है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान हाइजेनिक मेथड्स यूज किए हैं तो वो 77 से बढ़ के 79%। तो ये 4 डेटा आपके बहुत काम के हैं, आपको महिलाओं की अच्छी स्थिति दिखानी है तो ये आपके काम आएंगे। ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हमने हाल ही में डाउरी के कुछ केसेस देखे हैं, और जेंडर वायलेंस तो ऐसा है कि वो कभी ना कभी न्यूज़ में बना ही रहता है ना हर समय, तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे आप बताओगे कि 18 से 49 वर्ष की महिलाओं ने कभी ना कभी अपनी मैरिड लाइफ में वायलेंस फेस किया है, तो उनकी संख्या 22% है ना। अगर आपको गंभीरता दिखानी हो, आपको दिखाना है कि स्थिति बेहतर हो रही है, तो वो कम हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा है यहाँ पे जो यंग वुमेन है 18 से 29 वर्ष की, उन्होंने कभी ना कभी सेक्सुअल वायलेंस फेस की है, तो वो संख्या है 0.7%, वो भी उसमें भी थोड़ी कमी आ रही है।
तो इसके बाद इस रिपोर्ट में ना स्टेट वाइज डेटा भी है कि अगर आप यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, है ना, और आपको अपने स्टेट का डेटा चाहिए तो वो भी है, ठीक। तो वहाँ आप आपको पीडीएफ में सारा डेटा मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बस केवल जो इंडिया का डेटा है उसको ही हाईलाइट किया है, तो ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप याद कर लें, नोट कर लें और एग्जाम्स में अपने आंसर्स में यूज़ करके आएँ। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।